हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में साइंस सब्जेक्ट में अध्याय दूसरा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पहला अध्याय हमारा समाप्त हो गया है और उसका अभ्यास वर्क भी हो गया है। आपको अभ्यास वर्क फेयर कॉपी पर करने को बोला गया है और आपने किया भी होगा। तो उसी क्रम में आज का हमारा दूसरा अध्याय है मृदा, जिसे हम मिट्टी कहते हैं। तो सबसे पहले हम मृदा और मिट्टी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, होती क्या है। देखिए, मृदा जो है ये पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत होती है, यानी पृथ्वी पर सबसे ऊपर जो परत स्थित होती है वो मृदा या मिट्टी कहलाती है। और मृदा और जो मिट्टी है ये प्राकृतिक संसाधन है, यानी प्रकृति के द्वारा बनाया गया संसाधन है। इसको मानव नहीं बना सकता है, क्योंकि इसको प्रकृति बनाती है। मिट्टी को निर्माण प्रकृति करती है, जो कि ये भूपर्पटी का, यानी ये भूपर्पटी एक समान नहीं है। जो मिट्टी है ये पूरे विश्व में पूरी भूमि पर एक जैसी नहीं है। कहीं पर मिट्टी का प्रकार दूसरा है, कहीं पर दूसरा है। और जबकि बल्कि ये क्या है, चट्टानों, पर्वतों, मरुस्थलों, उपजाऊ भूमि, मैदानी भाग, सभी पे जो है ठंडे गर्म हर जगह पर इसका जो मिट्टी है इसका अलग अलग रूप उपस्थित है। तो उसी क्रम में आपसे पूछा गया है, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, उन कारकों के नाम बताइए जो मृदा निर्माण में योगदान करते हैं। यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मिट्टी को बनाती हैं, मिट्टी का निर्माण करती हैं। तो मिट्टी का बनाने के लिए मिट्टी, क्योंकि हर एक चीज़, कोई भी वस्तु है उसका निर्माण करने के लिए कोई ना कोई सामग्री ज़रूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार से मिट्टी के निर्माण के लिए, मिट्टी को बनाने के लिए कौन कौन से कारक होते हैं। तो देखिए क्या है, मृदा का निर्माण अनेक कारकों पर निर्भर करता है। यानी मृदा जो है कई कारकों के आधार पर बनती है, जैसे मृदा की जनक शैल, दूसरा उच्चावच, जलवायु तथा वनस्पति। अब देखिए एक एक शब्द के बारे में समझेंगे। 4 शब्द आए, चारों शब्द के बारे में क्लियर करेंगे। मृदा की जनक शैल, देखिए जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें हमको शैल पढ़ाई जाती हैं। आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, रूपांतरित शैल। शैल, पहले शैल समझ लो क्या है। शैल जो है ये मिट्टी को बनाने के लिए, निर्मित करने के लिए कच्ची सामग्री है। जैसे आप रोटी बनाने के लिए कच्ची सामग्री आटा यूज करते हो, उसी प्रकार से मिट्टी को निर्मित होने के लिए कच्ची सामग्री शैल है। तो ये शैलों का समय अनुसार रूपांतरण होता रहता है और रूपांतरण होकर के ये मिट्टी का रूप बनाती हैं। तो जो मृदा की जनक शैल है, यानी जो मृदा में, मृदा को बनाने वाली, जनक माने होता माता पिता, क्योंकि किसी भी जीव का, किसी भी चीज़ का निर्माण जो कच्ची सामग्री करती है उन्हें हम जनक कह सकते हैं। जैसे हमारा निर्माण हमारे जनकों के द्वारा हुआ, हमारी उत्पत्ति हमारे जनकों के द्वारा हुई, वैसे ही इस शैल जो है, जनक शैल जो है ये मृदा का निर्माण करती है। क्योंकि जो मृदा को बनाने वाली जनक शैल है, जो कच्ची सामग्री है, वो मृदा का निर्माण करती है। और जिस स्थान पर, जैसे पर्वतों, चट्टानों, पठारी, मैदानी, जहाँ पर जिस प्रकार की मृदा शैल यानी जनक शैल उपस्थित है, उसी प्रकार की वहाँ पर मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद दूसरा आता है उच्चावच। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको समझने के लिए, इसको फेयर नहीं करना है। उच्चावच क्या है? धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले प्रतिरूप या पैटर्न। आपने देखा होगा कि हम अगर 20 किलोमीटर का भ्रमण करें, अपने जहां हम रह रहे हैं उसके चारों क्षेत्र में 20 किलोमीटर का भ्रमण करें, तो वहां पर क्या देखते हैं
कहीं पर मिट्टी जो है ऊंचाई के ढेर में है, कहीं पर मिट्टी का जो स्तर है वो बहुत निचला है। तो उस ऊंचाई के स्तर और निचले स्तर पर जो है मिट्टी के प्रतिरूप बन जाते हैं, यानी प्रारूप पैटर्न बन जाते हैं। जैसे ये भाग है, इस प्रकार से लिया, ठीक है, इस प्रकार से देखिए कुछ भाग ऐसे भाग बने होते हैं, ठीक है। ये मिट्टी की सबसे ऊपरी परत है। तो इस मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में जब हम यहाँ पर रह रहे होंगे, यहाँ पर निवास कर रहे होंगे, तब ये वाली परत होगी। उसके बाद में कुछ लोग इस जगह पर निवास कर रहे होंगे, कहीं कहीं पर ये समतल भूमि होगी, कहीं पर ये समतल भूमि होगी। यानी मिट्टी का स्तर कहीं पर यानी निचला स्तर ये है और उच्च स्तर ये है। तो जो उच्च स्तर और निचला स्तर है, दोनों के बीच जो मिट्टी के प्रतिरूप बनते हैं, पैटर्न बनते हैं, हो सकता है यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी ये है और यहाँ पर दूसरी प्रकार से उपजाऊ मिट्टी होगी, यहाँ पर लाल मिट्टी हो सकती है, यहाँ पर काली हो सकती है। तो इनके बीच जो ये संरचना बनता है, यानी इस ऊंचाई और निचले के स्तर के बीच, इस पैटर्न को उच्चावच कहा जाता है। यानी इस तरीके को, प्रतिरूप को उच्चावच कहा जाता है। और ये उच्चावच जो है अलग अलग प्रकार से बनता है, जिसके कारण अलग अलग क्षेत्र में, अब हो सकता है हमारा घर, हमारा गांव जो है इस जगह पर है, यानी इतनी ऊंचाई पर हम निवास कर रहे हैं, और कुछ गांव ऐसे हैं जो इतनी ऊंचाई के बजाय इतने निचले स्तर पर निवास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है काली मिट्टी पाई जा रही हो, यानी इस मिट्टी के भूभाग में यहाँ पर हो सकता है काली मिट्टी हो। तो क्योंकि इसका जो पैटर्न बन रहा है वो निचले स्तर पर है और यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण हो रहा हो, तो यहाँ पर मिट्टी और यहाँ पर मिट्टी दोनों में अंतर हो जाएगा। तो मिट्टी को निर्मित करने के लिए जो मिट्टी का उच्चावच है, यानी कि धरातल की ऊंचाई और निचाई, उनसे बनने वाले जो पैटर्न हैं, उस पर भी मिट्टी का निर्माण आधारित होता है, मिट्टी का रूप आधारित होता है। तो ये उच्चावच भी योगदान करता है मिट्टी को बनाने में, ठीक है, ये समझने के लिए था। इसके बाद अब आ जाते हैं, अगला पॉइंट है जलवायु, क्लाइमेट जिसे कहते हो। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिट्टी के निर्माण में, क्योंकि पूरे विश्व में हर जगह क्लाइमेट बदलता रहता है। कहीं पर सर्दी का मौसम अधिक समय तक रहता है, कहीं पर गर्मी का मौसम अधिक समय तक रहता है, कहीं पर वर्षा ऋतु अधिक होती है, क्योंकि क्लाइमेट एक जगह नहीं है, यानी एक जैसा एक जगह हर जगह नहीं मिलता है। जैसे जैसे क्षेत्र बदलते जाते हैं वैसे वैसे क्लाइमेट में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन होता जाता है। तो जलवायु भी मिट्टी के निर्माण में अहम कारक सिद्ध होता है, क्योंकि जहाँ पर बरसात अधिक हो रही है, यहाँ पर जहाँ पर वर्षा ऋतु अधिक हो रही है, वहाँ पर क्या होता है कि मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा के कारण जो है अलग प्रकार से होता है। जहाँ पर मैदानी भूभाग है, जहाँ पर उसकी क्लाइमेट गर्म है, वहाँ पर मिट्टी का अलग प्रकार से निर्माण होता है। तो क्लाइमेट भी योगदान देता है। इसके साथ वनस्पतियाँ, तो ये भी मिट्टी के निर्माण में अहम योगदान देती हैं। वनस्पतियों के माध्यम से भी मिट्टी का निर्माण होता है। देखा होगा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर बालू का निर्माण होता है, और बालू के निर्माण में वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो कटीली वनस्पतियाँ अनुकूलित होती हैं, क्योंकि उनको उसी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। और अगर हम मैदानी भूभाग में आते हैं तो वहाँ पर उच्च मूल रोम वाली और कम गहराई तक कम गहराई तक जड़े जाने वाली वनस्पतियाँ मिलती हैं, क्योंकि दोनों में अंतर है और दोनों के लिए अनुकूलित मिट्टी अलग अलग प्रकार से है। तो वो दोनों अलग अलग प्रकार से जहाँ पर जैसी उपयोजित हैं उस प्रकार से वो मिट्टी का निर्माण करती हैं। तो ये सारे कारक मिट्टी के निर्माण में निर्भर करते हैं। इसी के साथ आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, अपक्षयण से आप क्या समझते हैं? तो अपक्षयण समझिए क्या है। देखिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि जो मिट्टी है इसका निर्माण, मिट्टी की जो आबद्ध परत है, यानी मिट्टी जो है लगभग एक आबद्ध परत के रूप में होती है। यानी जो मैदानी भाग या समतल कोई भी भूभाग है, उस भाग की जो ऊपरी परत है वो
कई तत्वों से मिलकर के बनी होती है ऊपरी परत। तो वो जो ऊपरी परत है वो पृथ्वी पर अधिकांश शैलों के ऊपर पाई जाती है, यानी जो शैल मिट्टी को बनाने वाले भाग हैं उनके ऊपर वो ऊपरी परत उपस्थित होती है। और इसमें मुख्यतः शैलों के खंड उपस्थित होते हैं, यानी छोटे छोटे खंड मिलकर के शैलों के जो है मिट्टी की ऊपरी परत का निर्माण करते हैं। तो जो ये शैल खंड है ये सतह के रूप में टूटते रहते हैं, यानी कई सारे छोटे छोटे खंड मिलकर के जो है और जब ये खंड पास पास आ जाते हैं तो ये पूरी मिट्टी की ऊपरी परत बन जाती है। तो ये ऊपरी परत के जो ये खंड हैं कभी कभी टूट भी जाते हैं, दरारें भी आ जाती हैं, इनमें चटक भी जाते हैं ये। तो वही लिखा है कि वह प्रक्रिया जिससे पर्यावरण के द्वारा शैलों का विखंडन होता रहता है उसे अपक्षयण कहते हैं। यानी कि जो मिट्टी के ऊपर की जो परत है और जो उसके नीचे का हिस्सा है जो शैलों के द्वारा निर्मित है, ये नीचे का हिस्सा पर्यावरण में परिवर्तन के द्वारा क्या होता है, चटकता है, यानी टूटता रहता है। अब इन दोनों के बीच में ये टूट गया, ये दरार बन गई, ठीक है, तो ये भी दरार बन गई। इस प्रकार से मिट्टी का दरार बनना, चटक जाना, शैलों का विखंडन हो जाना, टूट जाना अपक्षयण कहलाता है। अब ये मिट्टी चटकती कैसे है, खंडित कैसे होती है, दरार कैसे पड़ती है, तो क्या होता है कि सूर्य की गर्मी से भी, जहाँ पर अधिक गर्मी होती है उसके कारण धरती चटकने लगती है। यानी कभी कभार देखा होगा जब बरसात बिल्कुल नहीं होती है, सूखा का मौसम पड़ जाता है तो मिट्टी जो शैल खंड है वो स्वतः चटकने लगते हैं। इसके अलावा वायु जल भी इसको चटकने में, जल की मात्रा जहाँ पर अधिक हो जाती है वो मिट्टी में दरारें खंडों को टूटने में मदद करती हैं। इसके साथ साथ पेड़ों की जड़ें भी मिट्टी की दरारों कर देते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो पेड़ों की जड़ें हैं काफ़ी दूर दूर तक फैली होती हैं और वो जड़ें शैल खंडों को तोड़ देती हैं, चटका देती हैं, दरार ला देती हैं। इसके अलावा पेड़ों की जो जड़ें हैं वो चट्टानों में दरारें ला देती हैं, दरारें उत्पन्न कर देती हैं, क्योंकि वो चट्टानों में घुसने का प्रयास करती हैं जिसके कारण चट्टानें टूट जाती हैं। तो इस प्रकार से कई सारे स्रोत हैं जिनके कारण मिट्टी का जो है शैलों का विखंडन होता है, यानी चटकती हैं, दरार पड़ती हैं, तो इसे हम अपक्षयण कहते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो इन्हीं दो प्रश्नों पर आधारित था। दोनों प्रश्न आपको आपने समझे होंगे और आप इन दोनों प्रश्नों को अपने साइंस की कॉपी पर, फेयर कॉपी पर अध्याय 2 डाल करके फेयर भी करने हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। कल मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।